नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। आज वर्ल्ड कैंसर डे है, यानी कि 4 फरवरी, और 2024 में आज के दिन 4 फरवरी को हमें लगता है कि ज़रूरी है बात करना सर्वाइकल कैंसर के बारे में, इसलिए कि इसके बारे में जागरूकता कम है और इन दिनों चर्चा में भी रहा है। और चूंकि एक बड़ी आबादी इससे प्रभावित हो रही है, इसलिए जानना ज़रूरी है कि ये है क्या। तो जागरूकता अहम है। इस बजट में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बारे में जानकारी दी और ये बताया कि अब केंद्र सरकार इसके लिए मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवा रही है, जिसमें 9 से 14 साल की बच्चियों के लिए सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन उपलब्ध होगी। लेकिन इसी के ठीक एक दिन बाद मॉडल पूनम पांडे ने सर्वाइकल कैंसर से अपनी मौत का एक ड्रामा खड़ा किया। एक दिन के बाद पता चला कि उनकी मौत नहीं हुई है, वो सर्वाइकल कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ऐसा कर रही थी। हमें लगता है कि ये बहुत ही असंवेदनशील तरीका था। बहरहाल पूनम पांडे ने अपने डिफेंस में अब ये कहा है कि इस वजह से 500 हेडलाइन सर्वाइकल कैंसर के बारे में आई। पर हमारा मकसद ये है कि हम वाकई ये जानें कि सर्विक्स का ये कैंसर क्या है, किस तरह फैलता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और क्या इससे जान बचाई जा सकती है अगर समय पर इंटरवेंशन और इलाज हो। क्योंकि सर्वाइकल कैंसर जो है वो भारत में तीसरा सबसे कॉमन कैंसर है और इसमें ये बताया जा रहा है कि जितने तरह के कैंसर है, एक आंकड़े के मुताबिक ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी का जो आंकड़ा है 17.7% सर्वाइकल कैंसर हो रहा है उन तमाम कैंसर के केसेस में जो भारत में पाए जा रहे हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान हैं, हमारे साथ डॉक्टर्स हैं। आपको बता दूं कि हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रही हैं डॉक्टर शालिनी सिंह, जो निदेशक हैं ICMR की, डॉक्टर रमा जोशी, प्रधान निदेशक हैं फोर्टिस गुड़गांव, और साथ साथ हैं डॉक्टर दिव्या कुमार, वरिष्ठ सलाहकार एकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर निधि झा, प्रमुख IVF विशेषज्ञ सनराइज हॉस्पिटल। आप सबका बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहला सवाल जो मैं जानना चाहूँगी डॉक्टर शालिनी सिंह, आपसे शुरू करें कि सर्वाइकल कैंसर जो है, कई बार एक भ्रम भी रहता है कि सर्वाइकल कैंसर मतलब क्या, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी होती है, तो ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि सर्वाइकल यानी सर्विक्स से जुड़ा हुआ कैंसर। तो क्या है सर्वाइकल कैंसर? देखिए, बच्चेदानी जो होती है उसमें भाग होता है, जो बच्चेदानी का मुंह होता है उसको सर्विक्स कहते हैं, और वो वेजाइना से जुड़ा होता है, जो नीचे वाला भाग होता है जी। तो उसके बच्चेदानी के मुंह का कैंसर को सर्विक्स का कैंसर कहते हैं। और सर्वाइकल कैंसर जैसे आप बता रहे हैं कि भ्रम होता है, क्योंकि ये हमारी जो ये नेक है ना जी, गर्दन है, इसमें जो वर्टिब्रा होते हैं उसको भी सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। मतलब कैंसर नहीं कहते, सर्वाइकल वर्टिब्रे कहते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रे कहते हैं, वर्टिब्रे। तो इसलिए वो लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर्वाइकल कैंसर, तो इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है कि बच्चेदानी का मुंह जो है, माउथ ऑफ द यूट्रस, हाँ, बच्चेदानी का जो मुंह होता है उसका कैंसर है। डॉक्टर जोशी, ये कितना ज़्यादा कॉमन है? पहले ये जान ले कि क्या ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या बहुत प्रेवलेंट है? सर्वाइकल कैंसर जो भी डेटा अवेलेबल हैं और आज की तारीख में अगर हम देखते हैं तो करीब 1,24,000 महिलाओं में इसका निदान प्रतिवर्ष होता है। इंडिया में 1,24,000 जी। और ये इंडिया में ये सेकंड कॉमन कैंसर है ऑफ द विमेन। ओके, ब्रेस्ट कैंसर के बाद? और इसके ब्रेस्ट कैंसर के बाद और इससे जो डेथ होती है वो अराउंड 77,000 विमेन जो है, उनमें जो मृत्यु का कारण जो है वो सर्वाइकल कैंसर है। तो एक कैंसर जो कि एक प्रिवेंटेबल कैंसर है और इतनी महिलाओं में होता है, और इनसे जो मृत्यु दर है यानी जो डेथ रेट है, दिस इज़ वेरी वेरी आई मीन टू से हाई। पर आपने कहा कि प्रिवेंटेबल भी है अमंगस्ट ऑल द कैंसर्स जो हैं, उसमें ये कैंसर ऐसा कैंसर है जो अगर समय पर इंटरवेंशन हो तो जान बच सकती है। समय पर इंटरवेंशन हो तो हम इसको होने से बचा सकते हैं, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर जो है इसकी प्री कैंसरस कंडीशन होती है। ये कैंसर, इसका मुख्य कारण है HPV वायरस
जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, बट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जब परसिस्टेंट होता है और उसके साथ बाकी को फैक्टर्स होते हैं तो सर्वाइकल कैंसर बन सकता है। ये डिजीज़ के रूप में आ सकता है। इसलिए जब ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन के बाद जब डायग्नोसिस होता है सर्वाइकल कैंसर का, उसके बीच में ऑलमोस्ट एक लेटेंट फेज़ होता है जो कि एक प्री कैंसरस फेज़ होता है, एंड ये फेज़ काफ़ी लंबा होता है, अराउंड से 10 ईयर्स। ओके। सो अगर हम इस फेज़ में प्री कैंसरस कंडीशन में डायग्नोसिस करके और उसको ट्रीट कर देते हैं तो हम सर्वाइकल कैंसर को होने से बचा सकते हैं। डॉक्टर दिव्या कुमार, आपको भी शामिल करना चाहती हूँ। जो आंकड़े हैं 1 लाख से ऊपर बताया आपने, जो 1,24,000 महिलाएं हैं हिंदुस्तान में जिनको ये कैंसर हो रहा है। पर आंकड़ों में क्या कुछ आप लोगों ने ये भी देखा है कि स्टेट वाइज, मैं कुछ देख रही थी नंबर्स, NCRPR की रिपोर्ट है 2023 के, कि उत्तर प्रदेश में 45,682 मामले आए हैं, तमिलनाडु में 36,000 के करीब, महाराष्ट्र में 30,000, पश्चिम बंगाल में 25,000। तो इस तरह से कुछ राज्यों में हैं, कुछ राज्य इसके ट्रीटमेंट में भी ज़्यादा एक्टिव है, अवेयरनेस ज़्यादा है, ऐसा भी कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं अदर, जैसे बताया ना कि जैसे जहाँ लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, जहाँ पॉवर्टी है, जहाँ मेंस्ट्रुअल हाइजीन नहीं फॉलो हो रहा है, जहाँ मल्टीपल पार्टनर सेक्सुअल पार्टनर्स है, नॉट नेसेसरीली फीमेल के ही। Okay. अगर मेल इज हैविंग मल्टीपल पार्टनर्स तो वो भी अपनी वाइफ को हार्बर कर सकता है, बिकॉज तब आपके चांसेस बढ़ जाते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या इनफैक्ट एनी काइंड ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की। इट इज़ रिलेटेड टू स्मोकिंग, जैसे कि बाकी कैंसर्स भी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। एज एक फैक्टर होता है यंगर में और थोड़े एल्डरली में, दोनों एक्सट्रीम्स में ये देखे जाते हैं। तो लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, पॉवर्टी, स्मोकिंग, लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन, लैक ऑफ एडुकेशन, ये सारी चीज़ें हैं जो इसको ऐड करती हैं इसके इंसिडेंट्स में। हमारे साथ जुड़ गए हैं सरिता इस समय, और वो संगीता गुप्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप कहीं बाहर हैं, ट्रैवल कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद आपने हमारे साथ दिया, हमारे साथ आई, बहुत धन्यवाद। और आपसे मैं ये समझना चाहती हूँ, चूँकि आप एक सर्वाइवर हैं सर्वाइकल कैंसर की, तो मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ, तमाम लोग इससे सीख लें कि कैसे डिटेक्ट हुआ और ये जर्नी आपकी कैसे रही, किस तरह से आप उससे उबर पाई हैं इस कैंसर से। संगीता जी। मुझे 2008 में सर्वाइकल कैंसर हुआ था, एंड मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये क्या चीज़ होती है, क्या होता है, सिम्टम्स का भी कुछ आइडिया नहीं था, एंड आई वाज नॉट इवन अवेयर। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि पैप स्मेयर करके कोई टेस्ट होता है जो हमें रेगुलरली आफ्टर द सर्टेन एज कराते रहना चाहिए। तो एनी हाउ पहले मुझे थोड़ी स्पॉटिंग होती थी कुछ टाइम तक, तो मुझे लगा कि शायद कोई यूरिनरी इन्फेक्शन होगा, ऐसे करके उसको इग्नोर कर दिया। उसके बाद में वो स्पॉटिंग से मुझे पोस्ट कॉइटल वो ब्लीडिंग होने लग गई। तो जब वो हुई तो थोड़ा सा अलार्म्ड फील हुआ मुझे, एंड उस समय दिवाली का टाइम था, तो लाइक सारी विमेन बिजी रहती हैं दिवाली के आसपास, तो उस चक्कर में थोड़ा सा इग्नोर भी कर दिया कि चलिए दिवाली के बाद टेस्ट करा लेंगे। तो ऐसे करके थोड़ा इग्नोर भी किया गया उसको। फिर जब मैंने उसका टेस्ट कराया आफ्टर दिस ब्लीडिंग का जो एपिसोड हुआ, तो आई वाज डायग्नोज किया कि मेरे को सर्विकल कैंसर है। एंड फिर उस समय गूगल भी इतना नहीं था, तो अवेयरनेस आपको कोई प्लेटफॉर्म्स नहीं थे जिससे कि आप उसके बारे में कुछ पता कर सकते जी। तो फिर मुझे बोला गया कि आपकी हिस्टेरेक्टमी करेंगे। हिस्टेरेक्टमी की गई एंड दे गिव मी अ क्लियर चिट। दे सेड फर्स्ट स्टेज में है तो निकाल दिया गया है, इट्स फाइन, यू कैन तो कैरी क्या ऑन हम विद योर रेगुलर। ये कहें कि आपका समय रहते डिटेक्ट हो गया, फिर भी जो अर्ली सिम्टम्स थे उस समय आपने जांच करवा लिया और ये हो पाया इलाज जो है? बिकॉज मैं एक्चुअली, मेरे फादर इन लॉ डॉक्टर हैं, तो इसलिए थोड़ा एक डॉक्टर फैमिली होने से मैंने उनको जब बताया तो ही इमीडिएटली टुक एक्शन। उसके पहले मैंने उन्हें बताया भी नहीं था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इट इज़ नॉर्मल, थोड़ा बहुत हो जाता है कभी कभी यूरिनरी ट्रैक्ट में। तो जब टेस्ट में आया उसके बाद मेरी हिस्टेरेक्टमी हुई जी।
3 months के बाद मेरा फिर से रिलैप्स हो गया वो, ओह, and like February end में, या February end it relapsed, and थोड़ा और एडवांस स्टेज में था। जी। उसके बाद मेरी फिर रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी सब कुछ की गई थी। एंड जब मेरी 2 डॉटर्स थी, दोनों स्कूल में ही जाती थी उस समय, तो इट वाज एन इमोशनल ट्रॉमा फॉर द एंटायर फैमिली एंड फॉर मी। एंड मैंने बस यही सोचा कि मुझे अपने बच्चों के लिए इससे लड़ना ही है और मुझे निकलना है इससे बाहर। और इसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ एंड पूरी फैमिली एंड फ्रेंड्स के सपोर्ट के साथ मैं ठीक हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। और But, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके कि आपने इतनी बहादुरी से सामना किया और आप ठीक हैं, आपके परिवार का, दोस्तों का साथ रहा। ये जो पूरा पीरियड था वो बहुत इमोशनली आपके लिए वल्नरेबल रहा। कितना समय लगा आपको पूरी तरह से रिकवर होने में? आपने कहा रिलैप्स भी हुआ एक दफ़ा, तो ये हाँ जी, कैंसर relapse हो फ्री गया था। जी। बट उसके बाद मेरी रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी की थी। इजी नहीं है वो ट्रीटमेंट्स, बिल्कुल भी इजी नहीं है। एक दो बारी मैंने अपनी रेडियोथेरेपिस्ट से बात, शी वाज अ वेरी वंडरफुल लेडी, बहुत ही अच्छी वो मेरी रेडियोथेरेपिस्ट। आई वाज वेरी लकी, क्योंकि जब भी मैं थोड़ा लो फील करती थी, लाइक ट्रीटमेंट आसान नहीं था उस टाइम पर तो स्पेशली, जी तो वो मुझे यही समझाती थी कि संगीता, यू आर सो लकी, तुम्हारी फैमिली का सपोर्ट है, तुम्हारे हस्बैंड एवरी रेडियो आपके साथ आते हैं, फाइनेंशियली टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस हम लोग वेल प्लेस्ड हैं। शी सेड मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जहाँ उनके पास ना फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, ना फैमिली का सपोर्ट होता है, और दे जस्ट गिव अप, यू नो, देयर इज नो चॉइस। तो जी। शी यूज्ड टू एनकरेज मी, बहुत उन्होंने मुझे एनकरेज किया। एंड जो प्लस मेरी डॉटर्स तो जी, थी ही। आपकी बातें सुनकर, क्योंकि आप सर्वाइवर हैं, आपकी बातें सुनकर वो तमाम लोग जो देखेंगे और पता नहीं में से कौन है जो अभी इस मुसीबत से गुजर रहे होंगे, उन्हें भी बहुत उम्मीद मिलेगी कि ये ठीक हो सकता है और आप वापस सामान्य। बिल्कुल हो सकते हैं। यू नीड विल पावर एंड ऑल्सो यू हैव टू टेक द ट्रीटमेंट सीरियसली। आपको अपनी ट्रीटमेंट को बहुत ही रेगुलरली, बहुत सीरियसली लेके कराना पड़ता है। एंड उसके बाद भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि साइड इफेक्ट्स जो हैं वो आपके ये चलते रहते हैं। लाइक मुझे आईबीएस की प्रॉब्लम हो गई थी उसके बाद, एंड अनफॉर्चुनेटली अभी आफ्टर 20 इयर्स मुझे रेडिएशन एंट्राइटिस भी हो गया था। तो सर्विकल कैंसर जब प्रिवेंटेबल है, अब इसकी वैक्सीन्स भी आ गए हैं, तो मुझे लगता है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लड़कियों को इसको समय होते वैक्सीन जरूर लगवा देना चाहिए, क्योंकि ये प्रिवेंट हो सकता है। जो अनाउंस इस बार बजट में भी किया गया, ये सुनकर अच्छा लगा आपको कि इसके लिए काफ़ी अब सरकार गंभीर है और फ्री डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात हो रही है ताकि कॉमनली अवेलेबल हो वैक्सीन। हाँ, क्योंकि उस समय जैसे ही मुझे पता लगा कि इसके वैक्सीन्स हैं, हमारी फैमिली में सब लड़कियों को हमने लगवा दिए थे वैक्सीन्स। जी। एंड बस मुझे ये लगता है, क्योंकि अभी मेरी एक बहुत मेजर सर्जरी हुई है, बिकॉज मुझे रेडिएशन एंट्राइटिस हो गया, डायग्नोज नहीं हुआ, एंड उसके चक्कर में इट वाज अ वेरी मेजर, आई गॉट अ सेकेंड लाइफ। मतलब मैं बिल्कुल ही लिटरली आई हैड like the doctors had also given up hopes, because my heartbeat also went down after the surgery and everything. तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर इसके साइड इफेक्ट्स इवन आफ्टर 20 इयर्स आपको हो सकते हैं, तो एक चीज जो कि आपको लाइफ थ्रेटनिंग जो एक डिजीज है उससे बचा सकती है, तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट के द्वारा कि जिन लेडीज में अवेयरनेस नहीं है, जी एक तो उनमें अवेयरनेस कराना बहुत जरूरी है, स्पेशली रूरल एरियाज में, बिकॉज वहाँ बहुत रैम्पेंट है ये। एंड सेकेंडली, ये एक टैबू है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिट ही होता है, विच इज रॉन्ग। इट इज नॉट ओनली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, देयर आर वेरियस रीजंस। एंड क्योंकि मुझे तो मालूम है फॉर श्योर, मैं हूँ, मेरी एक और है रिलेटिव, उनको भी ये हुआ है, एंड बोथ ऑफ अस डेफिनेटली ये इस रीजन से नहीं है, दिस मच आई एम श्योर ऑफ। जी। तो इसलिए आई थिंक इसकी अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल।
और And that's इसलिए all I would like यही to say. तमाम चीज़ें समझने के लिए और अवेयरनेस के लिए हमने आपसे भी बात की और हमारे साथ पैनल है डॉक्टर्स के, पर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड मे यू बी हेल्दी। आपने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी इसके लिए और अब आप स्वस्थ हैं अभी, तो ये बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर्विक्स के इस कैंसर के बारे में जो हम चर्चा कर रहे हैं वो जारी रखेंगे ताकि जागरूकता और फैले, और ये भी कि इसका इलाज कैसे हो सकता है इसके बारे में भी आपको बताएंगे और कितना कामयाब है इसका इलाज। ब्रेक के बाद। ट्रीटमेंट के बारे में जैसे संगीता हमारे साथ जुड़ी और उन्होंने बताया कि उनका तो रिलैप्स भी हुआ था और सर्जरी भी हुई थी, लेकिन ट्रीटमेंट दरअसल क्या है इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएंगी आप? ट्रीटमेंट से जब भी सर्वाइकल कैंसर जो है वो बहुत अर्ली स्टेज में डायग्नोज होकर के जब उसका ट्रीटमेंट होता है, अर्ली स्टेजेस में सर्जरी इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। सर्जरी कैसी करनी है डिपेंड करता है किस एक्चुअली बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इवन इन अर्ली स्टेज ऑल्सो जी। एंड सर्जरी इज क्योरिंग द कैंसर बाय 97%। Okay. उसमें महिला को रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी की आवश्यकता नहीं होती। पर अगर ये कैंसर जो है वो बहुत शुरुआत में नहीं होता, यानी स्टेज 1B1 तक सर्जरी इज क्योरेबल, और अगर वो स्टेज के पार हो गया तो उस फिर? स्टेज 1B1 से जब ज़्यादा होता है तो हमें बाकी फैक्टर्स देखने पड़ते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे रिलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं और उस महिला को साथ में फिर रेडिएशन थेरेपी ऐड करनी पड़ सकती है ट्रीटमेंट में या फिर कीमोथेरेपी। पर जब स्टेज 1 से ज़्यादा होती है तो जनरली सर्जरी नहीं करते ऐसी स्टेजेस में, एक्सेप्ट कोई पर्टिकुलर इंडिकेशन हो। और उस समय उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी दोनों को कंबाइन करके होता है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सिर्फ ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड ही नहीं होता है और काफ़ी अब ये बढ़ता जा रहा है, कॉमन है, लेकिन अवेयरनेस फिर भी कम है। तो आप लोगों के एक्सपीरियंस में अवेयरनेस को भी लेकर कितनी जागरूकता अब दिखती है? देखिए, जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा लैग कर रहे हैं या पीछे रह रहे हैं वो अवेयरनेस ही है। अगर मैं प्रिवेंशन के बारे में बात करूँ तो बहुत सारे तरीके हैं प्रिवेंशन के। पहला होता है, किसी भी चीज़ के प्रिवेंशन की बात करते हैं तो पहला होता है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन सर्वाइकल कैंसर जब डिजीज़ नहीं होता है उस टाइम पे किया जाता है। तो इस केस में है वैक्सीनेशन, जिसकी अवेयरनेस अभी दूर दूर तक जानी बाकी है। उसके बाद कहते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है आपका पैप स्मीयर या जो लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी कहते हैं, जो स्वैब लिया जाता है सर्विक्स के मतलब सर्विक्स से, वो उसको सेकेंडरी प्रिवेंशन कहते हैं। टर्शियरी प्रिवेंट में आता है अर्ली डिटेक्शन और जो बाकी कैंसर ट्रीटमेंट होता है। तो हमें ये बताना बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट होने से पहले करना है। तो वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीनेशन ड्राइव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जानना बहुत ज़रूरी है सबको कि बहुत बार लोगों को लगता है कि हमने वैक्सीनेशन ले लिया है तो हमें स्क्रीनिंग की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आप बच्चे किसी ने 9 to 15 ईयर्स के एज में वैक्सीन ले लिया है या उसके बाद भी ले लिया है तो वैक्सीन मैंडेटरी है, अनिवार्य है या ऑप्शनल? बिल्कुल ऑप्शनल है, अनिवार्य बिल्कुल नहीं है। वैक्सीनेशन की उम्र क्या है, कब से कब ले सकते हैं? ज़्यादातर जो है 9 to 14 ईयर्स में बोलते हैं कि गर्ल्स को लगाना उस समय चाहिए। लेना अच्छा है, 14 के बाद? हाँ, 14 के बाद भी दे सकते हैं। जागरूकता भी डॉक्टर रमा जोशी फैलानी ज़रूरी होगी और गाँव में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितना ट्रायल हुआ है इसका, कितनी अवेलेबल है वैक्सीन? ये तमाम सवाल लोगों के मन में होते होंगे कि अगर आप 9 से 14 साल की बच्चों को ये वैक्सीन दिलाते हैं तो कुछ इसका असर भी होता है, साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। नेचुरली जो वैक्सीन नया है उसके लिए लोगों ने बहुत तरीके से सोचा, एंड ख़ास तौर पे जो वैक्सीन्स हैं जिनको कि हम यूजुअली प्रमोट करते हैं और जिनको कि नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में जो शामिल हैं वो चाइल्डहुड में दिए जाते हैं। ये जो वैक्सीन है वो ऐसा है जिसको एडोलेसेंट गर्ल्स को दिया जाता है। जब भी एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए कोई वैक्सीन ये जैसे आया, और जो हमारा भी एक्सपीरियंस रहा है और जो इवन वो कई न्यूज़ में भी ये काफ़ी रहा है,
तो ये ऐसा सोचते हैं पेरेंट्स कि अगर सपोज़ किसी भी यंग गर्ल को ये वैक्सीन एडोलेसेंट एज ग्रुप में लगता है तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि कल को मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जी, सकता मैं है यही कि इससे आगे जो है वो फर्टिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। तो इस तरह के कई मिथ्स रहे हैं हमारे देश में, खास तौर पे इनफ स्टडीज हैं ये बात जानने के लिए आपकी स्टडीज हैं एंड इट हैज़ बीन प्रूव्ड। ये भी एक्चुअली हमारे पास स्टडीज हैं जिसमें कि सर्वाइकल कैंसर स्टेज 1A यानी बहुत शुरुआत का जो सर्वाइकल कैंसर है दैट हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 67%। एंड स्टेज 3 का मतलब एडवांस सर्वाइकल कैंसर, और जब स्टेज 3 में होता है तो इससे नेचुरली कैंसर डेथ्स जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। उसका जो रिडक्शन है दैट इज़ बाय 95% एंड इवन मोर। तो दिस वैक्सीन इज़ वेरी इफेक्टिव। ओके, काफ़ी इफेक्टिव है। नगमा, जस्ट इंटरप्ट करना चाहूँगी। एक डेटा है, अगर आप 1000 लोगों को वैक्सीनेशन, 1000 फीमेल्स को वैक्सीनेशन देते हैं तो यू आर प्रिवेंटिंग 20 मोर्टेलिटीज, विच इज़ ह्यूज। अब ये मैं जानना चाहूंगी लोगों के लिए कि इसके सिम्टम्स जो हैं वो क्या क्या हैं डॉक्टर दिव्या? वेरी सिंपल, बहुत सिंपल, जैसे वेजाइनल डिस्चार्ज, अब नॉर्मल डिस्चार्ज से शुरू हो सकता है। इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, अगर पीरियड्स के बीच में कभी ब्लीडिंग हो रही हो, या फिर पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग, मतलब इंटरकोर्स करने के बाद अगर ब्लीडिंग हो रही हो, तो ये सारी चीज़ें यूजुअली यही होता है, मैक्सिमम केसेस में ऐसे ही प्रेजेंट करती हैं लेडीज़ कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी किसी भी तरह का हो तो उसको बहुत लाइटली नहीं लेना होता है। कॉजेज जो हैं उसके क्या हैं? जैसे मैंने बताया कि हाइजीन एक इशू होता है, यू आर जेनेटिकली प्रीडिस्पोज टू इट, और सेक्सुअल, वो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, डेफिनेटली जहाँ पे मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है वहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं। अगेन उसका भी रीजन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। स्मोकिंग कैसे रिलेटेड है इससे? Smoking is in general related to most of the cancer because it generates lot of oxidative radicals. डॉक्टर रमा जोशी, और क्या सिम्टम्स या आपके पास केसेस आते होंगे? किस उम्र की बच्चियों में आपने, यार कम से कम क्या उम्र है जिसमें देखा कि ये कैंसर ऑफ द सर्विक्स पाया गया है? एक बात मैं यहाँ बहुत कहना चाहती हूँ, वो ये है कि सर्विक्स का जो कैंसर है जब शुरुआत में होता है, हो सकता है उसमें कोई सिम्टम नहीं हो, और जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये कैंसर होता है उस समय भी कोई सिम्टम नहीं होता। और इसीलिए यहाँ पे ये एक समस्या खड़ी हो जाती है कि जब कहीं कोई सिम्टम ही नहीं होता तो हमको उनको बिल्कुल अर्ली स्टेज में और प्री कैंसरस कंडीशन में कैसे पकड़ सकते हैं। इसीलिए स्क्रीनिंग जो है वो उन महिलाओं में की जाती है, यानी जैसा बताया पैप टेस्ट है, HPV DNA टेस्टिंग है, कई बार हम दोनों को कंबाइन करके भी करते हैं, और ये पता लगाने के लिए कि ये कोई प्री कैंसरस कंडीशन तो नहीं है। दूसरी चीज़, जब ये कैंसर बन जाता है तो जो साइंस जो बताए गए हैं, सबसे मोस्ट कॉमन साइन होता है कि पोस्ट कोइटल स्पॉटिंग, मे नॉट बी ब्लीडिंग जी, और उसके बाद इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, और कई बार वो महिलाएं जिनको कि पीरियड बंद हो चुका है, मेनोपॉज के बाद में भी ब्लड स्टेन डिस्चार्ज है या थोड़ी सी भी अगर ब्लीडिंग होती है, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है ये देखना कि ये कहीं कोई सर्वाइकल कैंसर की वजह से तो नहीं है, और भी कई कारण हो सकते हैं इसके। कौन से एज ग्रुप में ज़्यादा पाया जाता है? सो 30 to 55 years is the most common age. 30 to 55. 30 हमारे देश में as low as 20 भी। But I have treated, मतलब मैंने जो ट्रीट किया है पेशेंट्स को, I have treated in 20 years. And to my, I mean to say utter surprise, पेशेंट जो है उसको स्टेज 1B2 का मतलब इट्स अ बल्की डिजीज comparatively. But माइक्रोस्कोपिक लेवल्स पे वी आर लुकिंग एट दिस कैंसर नाउ इन टीन्स। एक ब्रेक लूंगी, उसके बाद इस पर आते हैं कि ट्रीटमेंट, और उसके बाद भी जब ट्रीटमेंट होती है फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत महत्वपूर्ण है जो आपने बोला, एंड ऑल्सो ये भी जानना जरूरी है कि किस तरह की खाने या किस तरह का लाइफस्टाइल होना चाहिए, या जिस तरह से पैप स्मीयर की ही बात हो रही है तो वो क्या उम्र है जब आप अपनी स्क्रीनिंग को शुरू करवा सकते हैं, कितने फ्रीक्वेंटली करवाना चाहिए, ये तमाम बातें हैं। एक ब्रेक लेती हूँ और उसके बाद लौटेंगे।
हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं सर्विक्स के कैंसर की। महिलाओं में बहुत आम हो गया है ये कैंसर, किस तरह से इससे प्रिवेंशन हो सकता है। खास करके चर्चा तब होने लग गई जब वित्त मंत्री ने इस बार के बजट में इसके बारे में जिक्र किया कि 9 से 14 साल की बच्चियों के लिए अब वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएंगी, फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएंगी। इस पहले मैं आपसे डॉक्टर शालिनी ये जानूं कि किस उम्र से ये स्क्रीनिंग शुरू होनी चाहिए। उसके लिए हम लोग 30 साल की उम्र की महिलाओं को और पुरुषों को ओरल कैंसर के लिए शामिल करते हैं जी। से 65 साल तक के लिए हर 5 साल में हम लोग स्क्रीनिंग करेंगे। ये तो उम्र की बात हो गई। अब उन्होंने मेथड बताया कि भाई कौन सा मेथड ठीक है। तो सर्विक्स के कैंसर के लिए ये बोला गया कि विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड, जो कि एक ओपीडी बेस्ड टेस्ट है, उसको यूज़ करें। उसके अलावा अगर आपके पास, क्योंकि ये रिसोर्स इंटेंसिव नहीं टेस्ट है, मतलब इट्स अ रिलेटिवली सिंपल टेस्ट, इट्स लेस एक्सपेंसिव और आप अपने जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको ट्रेन कर सकते हैं इस टेस्ट को करने में। तो इन द फर्स्ट स्टेप हमको ये करना चाहिए। बट और भी टेस्ट्स हैं जो कि थोड़े एक्सपेंसिव हैं जी, और जिसके लिए ज़्यादा हमें ट्रेनिंग के लिए चाहिए। जैसे पैप्समेयर टेस्ट है, तो उसमें हमारा ट्रेंड साइटोलॉजिस्ट होना चाहिए जो रिपोर्टिंग करे। और थर्ड टेस्ट जो अभी निकल के आया, जो HPV DNA टेस्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये ज़रूरी है करवाना स्क्रीनिंग जो है। अभी आपने बताया था कि हम 9 से 14 की बात करें, पर 14 के बाद भी वैक्सीन दी जा सकती है। 45 इयर्स के एज तक दिया जा सकता है जो और बचाव कर क्या होता है, सकता है। देखिए यहाँ पे अवेयरनेस इम्पोर्टेंट है। 9 to 15 आइडियल है। जो लड़कियां यहाँ पर हैं, आप में से मैं एक तो ये जानना चाहती हूँ कि आज के पहले ये कैंसर ऑफ द सर्विक्स के बारे में अवेयरनेस थी, आप लोग को जानते थे इस बारे में? कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते हैं। हमें ये कैंसर के बारे में तो पता था, पर इसका मेन कॉज, सिम्टम्स, इसके क्या इसके वैक्सीन अवेलेबल है नहीं, ये कुछ भी नहीं पता था। तो आज जो हम इतनी बातचीत की, इससे कुछ आपको लगा कि जानकारी कुछ इससे मुझे सीखने को मिला। आप में से और किसी के पास कोई सवाल इससे रिलेटेड है, अब जो कि अपनी सेहत का मामला है? हाँ, आप भी पूछिए, फिर माइक बढ़ाइएगा आगे। जैसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है 9 to 14 एज ग्रुप को फ्री वैक्सीन्स लगेंगी, पर क्या ये एक्चुअली इम्प्लीमेंट होगा और क्या ये ग्रामीण इलाकों तक जा पाएगा, क्योंकि वहाँ पे तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन को टैबू की तरह देखा जाता है। हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस किस तरह से सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड है? और मैम ये किस तरह से एज और फैमिली के हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये इम्पैक्ट होता है और इससे इसके चांसेस बढ़ जाते हैं? हेलो मैम, सो मेरा क्वेश्चन है कि कोविड के टाइम भी हमने देखा था कि लोग वैक्सीन लगवाने में बहुत हेजिटेंट थे। तो अब तो ये सर्विकल कैंसर की बात है जिसको लोग पहले इन चीज़ों को टैबू समझते हैं, तो अब हम उन्हें कैसे कन्विंस करेंगे? डॉक्टर शालिनी, आपसे कि जो रूरल एरियाज़ की बात भी है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन भी अभी तक बहुत जागरूकता फैली है, लेकिन लोग हिचकते हैं बात करने में। वहाँ पे वो फ्री वैक्सीन्स अवेलेबल हो पाएंगी? ये सब किस तरह की चुनौतियाँ हैं डिस्ट्रीब्यूशन की? हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन की तो चुनौतियां हैं कि अभी उसके लिए सरकार ये सोच रही है कि जो स्कूल्स हैं उसके थ्रू हम अप्रोच करेंगे गर्ल्स को। बट ऐसा भी है कि कुछ गर्ल्स आउट ऑफ स्कूल हैं, तो उनको कैसे अप्रोच करना है, तो वो थोड़ा सा चैलेंज है। बट हम लोग फिगर आउट करेंगे कि उनको कैसे अप्रोच करना है। डॉक्टर रमा, एक जो सवाल यहाँ पर था कि कोविड के दौरान भी हमने देखा कि हेजिटेंसी होती है। कोविड वाली वैक्सीन तो जाहिर है बहुत नई भी थी, कितने ट्रायल्स हुए थे, बहुत तरह के शक। इसमें मैंने आपसे पहले भी पूछा था, एक और सवाल इसी से जुड़ा आया है कि हम कन्विंस लोगों को कैसे करें? हाउ डू वी नो साइड इफेक्ट्स के बारे में? इंफॉर्मेशन के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, सिक्किम इज़ द स्टेट इन आवर कंट्री कि जिसने 97% टारगेटेड गर्ल्स जो कि 9 से 14 साल के बीच की उम्र की हैं, उनको वैक्सीनेट किया है। वाह। एंड ऑल्सो इसी तरह से पंजाब, ये दूसरा स्टेट है जिसमें कि वैक्सीनेशन जारी है, मतलब ज़्यादा हो रही हैं। हाँ, तो ये हमारे देश में ही एग्जाम्पल है। और इन्होंने अप्रोच किया स्कूल के थ्रू, सिक्किम एंड पंजाब जी। और इसमें वो गर्ल्स जो स्कूल जाती थी, स्कूल के थ्रू इनको वैक्सीनेशन जो है वो मिला है। दूसरा, जो स्कूल नहीं जाती थी उनको हेल्थ सेंटर के थ्रू दिया। तो 97% का जो कवरेज है, ये एक बहुत ही मतलब सराहनीय है और ये एस्टैब्लिश करता है कि आवश्यकता है इसके बारे में जाने, अवेयरनेस। और जो कुछ स्टडीज़ भी ऐसी हैं जिन्होंने ये पता किया है कि इम्पोर्टेंस है यहाँ पे पेरेंट्स की जी।
पेरेंट्स को अगर पता है कि हाँ इस तरह का वैक्सीन जो है वो एडोलेसेंट गर्ल को मिलना चाहिए 9 से 14 साल की उम्र के बीच में जी, तो नेचुरली ये देखा गया कि लोगों को पता ही नहीं था, और ये रूरल एरियाज़ की बात नहीं है, ये अर्बन एरियाज़ की बात है। और उसमें जब उनको एक पैम्फलेट दिया गया जिसमें कि एक जानकारी दी गई कि हाँ अगर ये वैक्सीन लगाते हैं तो सर्वाइकल कैंसर जो है उससे हम बच सकते हैं जी, तो 80% ने इसको ऑप्ट किया। और ये तो अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट जी। और अब तो ये बात हो रही है कि वैक्सीन फ्री भी दी जाएगी 9 से 14 साल में, लेकिन जाहिर है कि सब जगह फ्री नहीं होगी। ये जो एक्चुअली ये जो कदम है आई थिंक गवर्नमेंट का एक बहुत ही सराहनीय कदम है, और इसका हमें बहुत लंबे टाइम से इंतजार था। क्या कीमत है वैक्सीन की? कीमत ऑलमोस्ट 50% से कम है, जो 400 रुपीज़ है। एक सवाल यहाँ पे था, अगर आप में से किसी और का भी सवाल हो तो पूछिए, पर एक था कि वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो वो कैसे इससे मोस्टली टच और कांटेक्ट से ही होता है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि वो सर्विक्स में पहले तो चेंजेस ले आता है। सर्विक्स में जो एक एरिया होता है जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन जोन कहते हैं जी, वहीं पे चेंजेस आते हैं, वहाँ पे सेल में चेंजेस आते हैं, जैसे पहले भी डिस्कशन हुआ है कि लाइक प्री कैंसरस चेंजेस, एंड देन फाइनली उसमें हमें विंडो मिलता है, एंड देन इट लीड्स टू फ्रैंक मैलिग्नेंसी या कैंसर या सर्वाइकल कैंसर जो आप बता रहे हो। आपने बताया तो टच और कांटेक्ट से ही आता है। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि जो इसके सिम्टम्स है सर्वाइकल कैंसर के, वो काफ़ी हद तक पीसीओडी के सिम्टम्स से सिमिलर है। तो वजाइनल पीसीओडी इज टोटली डिफरेंट। पीसीओडी में यूजुअली जो हमें लड़कियां प्रेजेंट करती हैं तो उसमें पीरियड्स नहीं आते हैं, पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, कभी कभी वो बहुत ओबीज होती हैं, कभी उनके फेशियल हेयर होते हैं, मतलब जहाँ बाल होने चाहिए वहाँ नहीं होंगे, और हेयर फॉल होता है, तो उसके सिम्टम्स काफ़ी अलग होते हैं इससे। they are totally different because of irregular हाँ, but irregularity उसके अलग अलावा तरह बहुत की सारी होती है। चीजें हैं। हाँ। इसमें पीरियड्स 2 पीरियड्स के गैप में आपको ब्लीडिंग आ जाएगी, या इसमें कई बार डिस्चार्ज बहुत आता है, ब्लड स्टेन डिस्चार्ज आता है। बेसिकली क्या है कि विमेन इंडिया में वी हैव बीन ब्रॉट अप इन अ वे कि वी नेवर प्रायोरिटाइज आवर हेल्थ, हम अपने हेल्थ को कभी आगे नहीं करते। कोरोना के टाइम में ही मैंने देखा कि बहुत सारी पेशेंट्स हैं ब्लीड कर करके उनका हीमोग्लोबिन 3-4 हो गया, जी। लेकिन वो कि ये तो एबनॉर्मल है, जरा सा ही तो प्रॉब्लम है, 5-6 दिन ही तो मैं ब्लीड करती हूँ, 6-7 दिन, तो वो खुद इग्नोर करती है। तो ये चीज़ अवेयरनेस और एडुकेशन से ही खत्म होगी, जब हमें हमारे हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना है, ये हमें खुद पता होना है। आखिरी में अगर कुछ आप लोग इसमें जोड़ना चाहें एक संदेश के तौर पे, डॉक्टर रमा, डॉक्टर निधि आपके पास भी आऊँगी जी। ये बहुत ज़रूरी है ये समझ लेना कि हाँ सर्वाइकल कैंसर जो है उससे हम बच सकते हैं वैक्सीनेशन के द्वारा, और इसके काफ़ी इफ़ेक्टिव है, और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिसका हमें डर लगता है, इस तरह के कोई साइड इफ़ेक्ट्स विशेष नहीं हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये एक अंडर सुपरविजन लेना चाहिए, हॉस्पिटल में लेना चाहिए, और इसके जो लोकल साइट ऑफ इंजेक्शन है वहाँ पे थोड़ा दर्द हो सकता है, रेडनेस आ सकती है, थोड़ी स्वेलिंग आ सकती है। कई बार इसमें कुछ और प्रिकॉशंस भी हम लेते हैं कि 15 मिनट्स तक वी ऑलवेज एक्चुअली वेट एंड सी कि हाँ आप बिल्कुल ठीक हैं, उसके बाद ही आप जाएं जी। तो एक तरह से सुपरविजन में लेना ज़रूरी है। ये ऐसा वैक्सीन नहीं है कि कहीं पे भी लगाया जा सकता है। डॉक्टर निधि, हाँ, मैं 3-4 पॉइंट्स कहना चाहूँगी। पहले तो HPV जो वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, 80% फीमेल्स के अंदर होता है, जिनमें से सिर्फ 1% को वो कैंसर कॉज करता है, और वो कैंसर कॉज करने में 10 to 15 ईयर्स लगता है। ठीक है, एक ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा, जब आप पूछ रहे थे कि और क्या कारण है, इंडियन सिनेरियो में 2 कारण और महत्वपूर्ण देखा गया है। अर्ली एज ऑफ फर्स्ट इंटरकोर्स और मल्टी पैरिटी, मतलब कि आपके बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो ये 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है कि हमने ये नहीं बात की कि HPV से और क्या क्या कैंसर होते हैं। उससे एनल कैंसर होता है, पेनिस का कैंसर हो सकता है, माउथ कैंसर होता है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये मेल्स में भी होते हैं। तो इसके लिए वैक्सीनेशन में हम कहते हैं कि मेल चाइल्ड को भी वैक्सीनेट करना चाहिए, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 9 years to 45 years जिसने भी वैक्सीन नहीं लिया है सबको वैक्सीन लेना चाहिए।
डॉक्टर शालिनी? मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी WHO स्ट्रैटेजी जो है फॉर एलिमिनेशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर, ये सबको पता होना चाहिए। इसमें ना 3 पिलर्स हैं। पहला जो है HPV वैक्सीनेशन, जो कि हम लोग बात अभी काफ़ी हमने कर ली डिटेल में। तो 90% ऑफ द गर्ल्स शुड बी वैक्सीनेटेड विद HPV। अब आती है स्क्रीनिंग की बात। सेकंड पिलर है स्क्रीनिंग का। तो स्क्रीनिंग डॉक्टर निधि ने भी बताया कि हम लोग अगर 35 to 45 ईयर्स ऑफ एज में अगर हाई परफॉर्मेंस टेस्ट जो कि HPV DNA टेस्ट है, अगर उसको भी हम 2 बार कर लें तो उससे भी काफ़ी हद तक हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। थर्ड पिलर आता है हमारा ट्रीटमेंट का, कि जो हम लोग जितने लोगों को हमने डिटेक्ट किया एबनॉर्मलिटी, उसमें एटलीस्ट 90% ट्रीट हो जाए। तो 90, 70, 90 इसका टारगेट रख के हम सर्वाइकल कैंसर को एलिमिनेट कर सकते हैं। वैक्सीन है, स्क्रीनिंग है और उसके बाद ट्रीटमेंट है। जी, लाइफस्टाइल भी मैं बताना चाहूँगी, कुछ एक स्ट्रेन्स होते हैं जो ज़्यादा प्रोन होते हैं मैलिग्नेंसी के लिए। 3-4 स्ट्रेन्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के HPV वायरस होते हैं। सारे उतने मैलिग्नेंट नहीं होते। कुछ एक स्ट्रेन्स होते हैं जैसे 6, 18, 31, 33, ये ज़्यादा प्रोन होते हैं मैलिग्नेंसी या कैंसर को डेवलप करने के लिए। तो इसको भी हम डिटेक्ट करते हैं वो HPV वाले टेस्ट के थ्रू। और हमने कहा था कि लाइफस्टाइल बहुत इम्पॉर्टेंट है और खान पान बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कुछ ऐसी चीज़ें खाना भी होता है जिसको कहा जाता है कि कैंसर को प्रिवेंट भी करती है। बेसिकली आइडिया है कि न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, जो कि जैसा उसने सवाल पूछा था कि महिलाओं की बीमारी को गंभीरता से नहीं लिया जाता, वैसे ही खान पान को भी नहीं लिया जाता। तो अपने हेल्थ पर ध्यान देना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप उसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? तो उसमें ये सही है एक्चुअली, बैलेंस्ड डाइट बहुत ज़रूरी है। अच्छी हेल्थ के लिए बैलेंस्ड डाइट बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली विटामिन A डेफिशिएंसी। विटामिन A डेफिशिएंसी हैज़ बीन कोरिलेटेड विद सर्वाइकल कैंसर। और विटामिन A किसमें मिलता है, किन खानों में मिलता है? हाँ, तो ये जो है कलर्ड, जो भी आई मीन टू से रंगीन फल और सब्जियां, फल जी, रंगीन फल और सब्जियां, हरे लाल ऐसे उसके साथ साथ एक्चुअली सेक्सुअल हेल्थ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि HPV इज द कॉज, जो अभी डॉक्टर निधि जस्ट मेंशन अबाउट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि HPV है, बट परसिस्टेंट HPV के साथ साथ कुछ जो फैक्टर्स हैं, उन सब फैक्टर्स को अगर हम ध्यान दें कि स्मोकिंग नहीं करें और एक्चुअली हेल्दी सेक्सुअल लाइफ हो, तो नेचुरली इस कैंसर से काफ़ी कुछ बच सकते हैं। और अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हो, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ द रीज़न कि बिकॉज ऑफ ये सारी चीज़ों को एक्चुअली जो भी चेंज हुआ है, सोशल यू कैन से कल्चरल जो भी चेंजेस आजकल हम देख रहे हैं, उसकी वजह से हमें 19 ईयर्स कि गर्ल्स में भी और इवन वेरी यंग गर्ल्स में हमें सर्वाइकल कैंसर देखने को मिल रहा है। इसमें कम से कम ये है कि एक जागरूकता है, हमने इस पर खुल के बात की, और ये भी कि क्या क्या आप कर सकते हैं इससे बचाव के लिए। बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, खास करके आज जो वर्ल्ड कैंसर डे के तौर पे याद किया जाता है, क्योंकि ज़रूरी है जागरूकता, क्योंकि जब जागरूकता होगी तभी आप इससे बचाव भी कर सकते हैं। हमने वैक्सीन की बात की, लाइफस्टाइल की बात की, जो बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके कम उम्र की लड़कियों में, जैसा आपने बताया कि इन चीज़ों को ध्यान रखना, और वैक्सीन की जो उपयोगिता है या वैक्सीन जो इसमें जिस तरह से काम करती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।